नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है BSc सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैं लेकर के आया हूँ जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में होना है, यानी कि जिनके एग्ज़ाम में इस बार MCQ टाइप प्रश्न आने हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आप सब में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत, कुछ यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा रही हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU यूनिवर्सिटी शामिल है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, MGPRU यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो MCQ मोड में होने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आपका एग्जाम OMR सीट पर हो रहा है, सेकंड सेमेस्टर में हैं आप, तो आपके लिए यही वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, यही सफिशियंट होगी। ठीक है, कंप्लीटली ऑल यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज करके मैंने आज एक मॉडल पेपर तैयार किया है और मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। आप देख सकते हैं यहाँ पर BSc सेकेंड सेमेस्टर 2023 का ये मॉडल पेपर है जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव मोड में। चलिए, सभी लोग से निवेदन है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे से YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास आपको टाइमली नोटिफिकेशन जब भी जाए, आपको क्लास का नोटिफिकेशन जाए तो आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। ओके, चलिए क्लास की शुरुआत किया जाए। पहला प्रश्न दोस्तों है जो कि है कि हृदय में गति चालक कहलाता है, द पेस मेकर इन द हार्ट इज कार्ड। ठीक है, यानी कि जो हृदय में गति चालक है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है साइनो एंड्रिट्रियल, ऑप्शन बी दिया गया है पार्केंजी तंतु, ऑप्शन सी है एंट्रियो वेंट्रिकुलेट नोड, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों, दिया गया है पैपिलरी मांसपेशिया। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको कि हृदय में जो गति चालक होता है उसे क्या कहा जाता है। तो हृदय में जो गति चालक होता है दोस्तों उसे कहा जाता है साइनो एडिट्रियल नोड कहा जाता है। इसीलिए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, जब भी हृदय में गति चालक पूछा जाए या साइनो एडिट्रियल का काम पूछा जाए तो आप बताएंगे साइनो एडिट्रियल नोड का कार्य है हृदय में गति का चालन करना। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है दोस्तों, मानव RBC का जीवन काल लगभग होता है, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन RBC इज अबाउट। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि मानव का RBC का जीवन काल कितना होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1 माह, 3 माह, या फिर 2 माह, या फिर 4 माह। तो दोस्तों मानव RBC का जो जीवन काल होता है वो 4 माह का होता है। कितने माह का? 4 माह का होता है। यहाँ पर आपके जो सही आंसर हैं वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका आवेगों का प्रेषण सुगम होता है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन इज फैकल्टेड बाय। पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी दिया गया है एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी दिया गया है एंड्रिटेलिन, और ऑप्शन डी दिया गया है काइनेटिन। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका आवेगों का जो प्रेषण होता है वो सुगम होता है। तो वो सुगम होता है एसिटाइल कोलिन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? एसिटाइल कोलिन के द्वारा ये सुगम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है कि स्तनधारियों में दुग्ध श्रावण संबंधित है, मिल्क सेक्रेशन ऑफ मैमल्स इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, स्तनधारियों में दुग्ध श्रवण संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया गया है कि वासोप्रेसिन, ऑप्शन बी है आपका प्राजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी दिया गया है प्रालैक्टिन, और डी दिया गया है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस क्वेश्चन में जो आपके सही आंसर होंगे दोस्तों वो हो जाएंगे प्रोलैक्टिन। आपको पता है दूध में लैक्टिन पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब आपको पता है स्तनधारियों के दूध में क्या पाया जाता है? प्रोलैक्टिन। दुग्ध श्रवण से संबंधित जो है वो प्रोलैक्टिन है।
सो आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बौनापन होता है। क्वेश्चन है कि जो बौनापन है वो होता है, आपका ऑप्शन दिया गया है एड्रीनेलिन का अतिस्राव के कारण, या फिर दिया गया है कि वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन का अल्प स्राव इंसुलिन की उपस्थिति, या फिर बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन का अल्प स्राव। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो आंसर हो जाएंगे 5वें प्रश्न के वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, क्योंकि बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन का अगर कम उत्सर्जन होगा तो बौनापन का कारण ये हो सकता है। सो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि आपतित हार्मोन को ये कहते हैं, आपतित हार्मोन को क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन दिया गया एड्रीनोलन, और ऑप्शन बी दिया गया है कार्टिसोन, ऑप्शन सी है डापामीन, और ऑप्शन डी दिया गया है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो आपतित हार्मोन जिसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो इमरजेंसी हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज एड्रीनेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? एड्रीनेलिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की हीनता या कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी इज द प्रोड्यूस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? बी ऑप्शन ए दिया गया बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है डी विटामिन डी, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप सबको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ पर आपके 7वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, जो कि है कि साइटोसिन तथा गुआनिन के बीच हाइड्रोजन आबंध की संख्या, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। तो साइटोसिन तथा गुआनिन के बीच जो हाइड्रोजन आबंध की संख्या है दोस्तों वो कितना होता है? वो 3 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइटोसिन तथा गुआनिन के बीच में जो हाइड्रोजन आबंध की संख्या है वो 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका कला में कौन सा लिपिड सबसे अधिक होता है? द मोस्ट एबुडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज। पहला है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी दिया गया फास्फोलिपिड, सी है प्रोटीन, और डी दिया गया है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि कोशिका कला में कौन सा लिपिड सबसे अधिक होता है। तो कोशिका कला में सर्वाधिक अगर लिपिड की बात किया जाए तो उसमें फास्फोलिपिड सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? फास्फोलिपिड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ना ही कोलेस्ट्रॉल होगा और ना ही प्रोटीन होगा, ना ही ट्राइग्लिसराइड होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 9वां का आपका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कि दुग्ध शर्करा है, मिल्क शुगर इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसमें से मिल्क शुगर किसे कहते हैं? तो मिल्क शुगर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता रहता है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, किसको कहते हैं? लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है लैक्टोज को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि रक्त का पीएच मान कब कम होता है? जो रक्त का पीएच मान है वो कब कम होता है? व्हेन डज द पीएच ऑफ ब्लड लोअर। ऑप्शन दिया गया है कि रक्त की O2 संवहन क्षमता बढ़ जाती है तब, यानी कि O2 कैरिंग द कैपेसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेस, या फिर दिया गया है कि O2 का संवहन क्षमता कम हो जाता है, यानी कि O2 कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, यानी कि अगर बढ़ रहा है तब पीएच का मान घटता है। ब्लड का जो कैरिंग O2 यानी ऑक्सीजन का जो संवहन क्षमता है, ऑक्सीजन की जो संवहन क्षमता है रक्त में, वो जब बढ़ जाती है तब पीएच मान कम होता है, या घट जाती है तब कम होता है, या फिर लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, या फिर लाल रुधिर कणिकाएं बढ़ जाती हैं।
ठीक है, तो आपको बताना इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब रक्त में ऑक्सीजन का जो संवहन क्षमता है वो कम हो जाती है तो पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रक्त का पीएच मान तब कम हो जाता है। सो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एसिटाइल कोलिन, माफ करिएगा, एसिटाइल कोलिन जो है, ठीक है, वो क्या है? एक प्रकार का विटामिन है, एक प्रकार का एंजाइम है, या फिर टॉक्सिन है, या रासायनिक प्रेसी है, जिसे केमिकल ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एसिटाइल कोलिन क्या है। तो दोस्तों एसिटाइल कोलिन जो है वो एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एक प्रकार का ये एंजाइम है। सो इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये बन सकता है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो बी नंबर आपका है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज द कंट्रोल्स। ये थायराइड ग्रंथि या उपापचय को कंट्रोल करता है, या जनन तथा एंड्रेल को कंट्रोल करता है, या इसकी वृद्धि, या फिर थायराइड जनन और एंड्रेल को ये कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह नियंत्रित करता है थायराइड जनन तथा एंड्रेनल को। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि सरलतम एमिनो अम्ल का नाम क्या है? नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। ऑप्शन दिया गया है अलानिन, ऑप्शन बी दिया गया है टायरोसिन, सी दिया गया है शतावरी और डी दिया गया है ग्लाइसिन। तो इनमें से सबसे सरलतम एमिनो एसिड कौन सा है? तो सबसे सरलतम एमिनो एसिड जो है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो सबसे सरलतम एमिनो एसिड है। सो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है आइसोजाइम तथा आइसो एंजाइम वह एंजाइम हैं जो आइसो एंजाइम और आइसो एंजाइम्स दैट थ्रो एंजाइम फिच। दोनों को ध्यान रखिएगा, पहला है आइसोजाइम, ठीक है, और आइसो एंजाइम ये वह एंजाइम हैं जो समान संरचनात्मक रूप के होते हैं या भिन्न संरचनात्मक रूप से होते हैं लेकिन इनके एक समान उत्प्रेरक के गुण होते हैं, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि ये कैटालिस ऑक्सीकरण है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भिन्न रचनात्मक रूप के लेकिन समान उत्प्रेरक गुण के ये होते हैं। आइसोजाइम और आइसो एंजाइम एक प्रकार के एंजाइम हैं जो भिन्न संरचना के होते हैं, रूप में वो भिन्न भिन्न संरचना के होते हैं लेकिन ये समान उत्प्रेरक गुण उत्पन्न करते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है कि एंजाइम का निष्क्रिय कार्बन आणविक भाग है। एंजाइम का निष्क्रिय कार्बनिक आणविक भाग है द इनएक्टिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ऑफ एंजाइम इज। ठीक है, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि एंजाइम का निष्क्रिय कार्बनिक आणविक भाग, तो ऑप्शन ए दिया गया है एपो एंजाइम, बी है सह एंजाइम, सी दिया गया है होलो एंजाइम और डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों एंजाइम का जो निष्क्रिय कार्बनिक आणविक भाग है वो होता है एपो एंजाइम। क्या होता है? एपो एंजाइम को एंजाइम का निष्क्रिय कार्बनिक भाग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि बाया अलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑर्गेनेटेड ब्लड फ्रॉम, दाएं अलिंद से या फेफड़े से या फिर दाएं वेंट्रिकल से या फिर दाएं आर्टरिया से। तो दोस्तों बाया जो अलिंद है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो प्रदान करता है वो करता है दोस्तों फेफड़े से। किससे? फेफड़े से प्रदान करता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 नंबर प्रश्न का। ओके, 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा
संवहनी तंत्र में शामिल नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूड इन द वस्कुलर सिस्टम। दिल, ऑप्शन बी दिया गया रक्त वाहिकाएं जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, या फिर ब्लड, या फिर लंग्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पूछा गया कि संवहनी तंत्र में शामिल नहीं है, तो इनमें से जो फेफड़ा है वो संवहनी तंत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि पूछा गया कि ब्रिक की क्रियात्मक इकाई इनमें से कौन सी है। विच इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ किडनी। ठीक है, यहाँ पर पूछी गई है कि विच इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ किडनी। पहला ऑप्शन दिया गया है हिलम, ऑप्शन बी है न्यूरॉन्स, सी है नेफ्रॉन और डी दिया गया है मेडुला। ठीक है, तो इनमें से आपको बतानी है किडनी की कार्यात्मक इकाई। तो ब्रिक की जो क्रियात्मक इकाई है दोस्तों वह है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? नेफ्रॉन को ब्रिक की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन दिया गया पश्च मस्तिष्क, सेरेब्रम, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग है वो होता है दोस्तों सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो मनुष्य का सोचने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि डेंड्राइड और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं। डेंड्राइड और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं। ऑप्शन आपके दिए गए लाल रक्त कोशिका के, या फिर न्यूरॉन के, या फिर नेफ्रॉन के, या फिर सफ़ेद रक्त कोशिका के। तो डेंड्राइड और एक्सोन जो दोस्तों ये माफ करिएगा, ये न्यूरॉन के भाग हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेंड्राइड और एक्सोन ये भाग किसके हैं? न्यूरॉन के भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों पैरोटिड ग्रंथ, पैरोटिड ग्रंथ दिया गया है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों एप्रोकाइन स्पैट ग्रंथि। ऑप्शन सी है पिनियल ग्रंथि और डी दिया गया है एबेनर ग्रंथि। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पिनियल ग्रंथि होती है। ठीक है, पिनिकल ग्लैंड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। विच इज द इंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों स्वेट यानी पसीना ग्रंथि जिसे कहते हैं, स्वेट ग्लैंड कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सो 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि पेशीय संकुचन में यह आयन आवश्यक है। इन मसल्स कंस्ट्रक्शन दिस आयन इज इसेंशियल। ठीक है, इन मसल्स कंस्ट्रक्शन यानी पेशीय संकुचन में यह आयन आवश्यक है। क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सोडियम। तो पेशीय संकुचन में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो कैल्शियम की होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की होती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि नियोटेनी किससे संबंधित है। नियोटेनी इज रिलेटेड विथ। ऑप्शन ए दिया गया है हाइपोपाइथायराइडिज्म, ऑप्शन बी दिया गया है हाइपरथायराइडिज्म, या फिर ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों हाइपोपैराथायराइडिज्म, ऑप्शन डी दिया गया है हाइपरपैराथायराइडिज्म। ठीक है, तो नियोटेनी किससे संबंधित है?
तो नियोटेनी जो संबंधित है दोस्तों वो संबंधित है हाइपोथायराइडिज्म से संबंधित है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का शुद्ध लाभ बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी इसको पूछा गया था। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो 26 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का शुद्ध लाभ। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का जो शुद्ध लाभ होता है वो होता है 2 एटीपी। कितना होता है? 2 एटीपी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपापचय में ग्लूकोज के उपयोग का पहला कदम या चरण क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्टरेशन ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म इज। ठीक है, तो ग्लूकोज के उपापचय में जो उपयोग किए जाने वाला पहला चरण है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उपापचय में ग्लूकोज के उपयोग का पहला जो चरण है वो है ग्लाइकोजन 6 फास्फेट। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, जो कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रति ग्राम कैलोरी मूल्य अधिकतम है? विच इज द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पर ग्राम कैलोरी वैल्यू। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है प्रोटीन और डी दिया गया है विटामिन। तो इनमें से सबसे अधिक अगर बात किया जाए कि किसकी जो ग्राम प्रति कैलोरी मूल्य है वो अधिक होती है, तो वसा की सबसे ज़्यादा अधिक होती है। किसकी होती है? वसा की, यानी फैट की सबसे ज़्यादा अधिक ग्राम कैलोरी मूल्यतम अधिक होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका प्रति ग्राम कैलोरी मूल्य अधिकतम होता है, तो यहाँ पर आप जो आंसर करेंगे वो वसा करेंगे। 29 नंबर आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, कोबाल्ट युक्त विटामिन पूछा गया है कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इस विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B9 और विटामिन B12। इनमें से कौन सी विटामिन है जो कोबाल्ट को कंटेन करती है? तो कोबाल्ट को कंटेन करने वाली जो विटामिन है वो विटामिन B12 है। ठीक है, विटामिन B12 कोबाल्ट को कंटेन करती है। सो आपके जो सही आंसर हो जाएंगे इसमें वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि पूछा जाएगा कि सेक्रेटिन हार्मोन्स किसके द्वारा स्त्रावित होता है? सेक्रेटिन हार्मोन्स किसके द्वारा स्त्रावित होता है? सेक्रेटिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पेट, स्टमक या फिर बड़ी आंत या फिर ग्रहणी या फिर यकृत से। ठीक है, तो आपको बता दें सेक्रेटरी हार्मोन जो स्त्रावित होता है दोस्तों वो होता है ग्रहणी के उत्पन्न होता है। ठीक है, ये ग्रहणी से स्त्रावित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि है कि मांसपेशियों की सबसे मोटी परत पाई जाती है। मांसपेशियों की सबसे मोटी परत पाई जाती है। आपके ऑप्शंस ये दिए गए हैं, दाई अलिंद में या फिर दाएं निलय में, दाएं अलिंद में या फिर बाएं निलय में। ठीक है, तो मांसपेशियों की सबसे मोटी परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है बाएं निलय में। कहाँ पर पाई जाती है? बाएं निलय में पाई जाती है, लेफ्ट विट्रिकल में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बाएं निलय में लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि है एक्रोमेगेली का श्रावण का कारण होता है। एक्रोमेगेली के स्राव का कारण होता है। ऑप्शन आपका ए दिया गया एसटीएच में वृद्धि या फिर थायरोट्रोपिन में कमी या फिर एसटीएच में कमी या फिर थायरोट्रोपिन में वृद्धि। ठीक है, तो एक्रोमेगली का जो श्रावण होता है दोस्तों वो एसटीएच में जब वृद्धि होता है इसके कारण होता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है, ताला चाबी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। ताला चाबी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया है फिशर, बी है बुकनर, सी दिया गया है कोहन और डी दिया गया है सुमनर के द्वारा। ठीक है, तो ताला चाबी सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था वो फिशर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? फिशर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपके जो सही आंसर हैं वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम आर बेसिकली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स एंड विटामिन्स। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन किसमें महत्वपूर्ण भाग होता है? नाइट्रोजन का किसमें महत्वपूर्ण भाग होता है? वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या पॉलीफॉस्फेट में या फिर प्रोटीन में? तो नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो प्रोटीन में होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है कि जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विल ओनली रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड? ऑप्शन ए दिया गया प्लीहा, त्वचा, फेफड़ा या फिर जिगर। इनमें से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है? तो वो है प्लीहा। प्लीहा जो है वो क्या करता है? केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सार्कोमियर किसके बीच होता है? सार्कोमियर इज प्रेजेंटेड बिटवीन, पहला ऑप्शन दिया गया है दो एच डिस्क के, 2 एच डिस्क, या फिर 2 जेड डिस्क के, या फिर जेड और एच दोनों के बीच, या 2 आई लाइन के बीच में। तो सरकोमियर जो होता है दोस्तों वो होता है 2 जेड डिस्क के बीच में सरकोमियर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्लोमेरुल निस्पंदन का GFR को बढ़ाता है? तो इसमें से दोस्तों GFR को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? तो GFR को जो बढ़ाता है वो बढ़ाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, इसको बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये कि पूछा गया है कि केंद्रिका की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया गया है एफ फोटाना, या ऑप्शन बी दिया गया है CD बेंडा, ऑप्शन सी दिया गया है डी पैलेट और डी दिया गया है फुलहाम के द्वारा। केंद्रिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रिका की जो खोज की गई थी वो एफ फोंटाना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों जो कि है इंटरकैलेटेड डिस्क की उपस्थिति किसकी विशेषता है? द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चिकनाई पेशियाँ की, या फिर रेखित पेशियाँ की, या फिर हृदय पेशियाँ, या उपयुक्त में से सभी। तो इंटरकैलेटेड डिस्क की जो उपस्थिति होती है उसमें से विशेषता किसकी है दोस्तों? वो हृदय पेशी की विशेषता है। ठीक है, हृदय पेशियों की विशेषता है जिसके कारण ये इंटरकैलेटेड डिस्क की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हृदय पेशियाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जो कि है थायरोट्रोपिन निर्मित होता है। थायरोट्रोपिन निर्मित होता है पीनियल ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, या फिर ब्रैडिकाइनिन ग्रंथि के द्वारा, या फिर थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो थायरोट्रोपिन
थायरोटॉपिन जो निर्मित होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट फैट। पहला ऑप्शन दिया गया लाइसिस, लाइपेस, ट्रिप्सिन या उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से जो एंजाइम है वो वसा का जो पाचन करता है दोस्तों वो है लाइपेस। लाइपेस क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा या फिर विटामिन्स। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गन्ने की शर्करा का सामान्य नाम। ठीक है, गन्ने की शर्करा का सामान्य नाम। तो गन्ने की शर्करा को सबसे पहले तो एक नाम से और जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से इसे जानते हैं। ध्यान रखिएगा, टेबल शुगर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है C12H22O11 होता है। ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। और जो गन्ने की शर्करा है उसका जो सामान्य नाम है वह सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसी में मोनोसैकेराइड पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है तो आप ग्लूकोज की ओर टिक करेंगे। अगर ग्लूकोज पूछ लिया जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जैसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज कौन सा ग्रुप कंटेन करता है, एल्डिहाइड या कीटो, तो आप बताएंगे ग्लूकोज एल्डिहाइड और फ्रक्टोज कीटो ग्रुप कंटेन करता है। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया था गन्ने की शर्करा, तो गन्ने की शर्करा सुक्रोज, सुक्रोज को गन्ने की शर्करा के नाम से जाना जाते हैं और इसी को टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य के शरीर में अमोनिया से यूरिया का उत्पादन होता है। यूरिया इज प्रोडक्शन अमोनिया इन द बॉडी ऑफ मैन इज। वृक्क में या फिर हृदय में या प्लीहा में या फिर यकृत में। तो मनुष्य के शरीर में जो अमोनिया से यूरिया का जो उत्पादन होता है वो यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि शरीर में किस विटामिन की कमी से कैल्शियम की अल्पता होती है। कैल्शियम डिफिशियंसी इन द बॉडी अकर इन एब्सेंस ऑफ विच विटामिन्स। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। शरीर में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शरीर में कौन सी विटामिन की कमी से कैल्शियम की मात्रा में हमें कमी आती है। तो कैल्शियम की मात्रा में कमी किस विटामिन की कमी से आती है? विटामिन डी की कमी से आता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, हृदय में पेस मेकर होता है। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। हृदय में पेस मेकर होता है। ऑप्शन आपका ए दिया गया है हिस का बंडल, ए बी नोड या फिर परकिंजे फाइबर या फिर एस ए नोड। तो हृदय में जो पेस मेकर होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो एस ए नोड द्वारा होता है। आपका जो सही आंसर है यहाँ पर हो जाएगा एस ए नोड। ओके, आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है जो कि पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा एरोबिक श्वसन का उत्पादन है। विच ऑफ द प्रोडक्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कौन सा एरोबिक श्वसन का उत्पादन है? पहला दिया गया मौलिक अम्ल, पायरुवेट या फिर एथिलीन या फिर लैक्टोज। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मौलिक अम्ल। ठीक है, माफ करिएगा मैलिक अम्ल जो है वो एरोबिक श्वसन का उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर में सबसे लंबा पाचन अंग है। द लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए दिया गया है अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर ग्रास नली। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे लंबा जो पाचन अंग है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है छोटी आंत। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लार के पाचन में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? शर्करा, फाइबर, प्रोटीन या फिर फैट के यानी कि वसा के।
तो लार दोस्तों सहायता करती है शर्करा यानी स्टार्च के पाचन में, लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, जो कि पूछा गया कि कौन सा रस आहार नाल में अंगों द्वारा स्त्रावित होता है और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच जूस इज द सिक्रेटेड बाय द ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनल एंड प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो कौन सा रस आहार नाल में अंग द्वारा स्त्रावित होता है और वसा के पाचन में सहायता करता है। तो ये वसा के पाचन में पित्तरस अग्नाशी रस जो है यही सहायता करता है। क्या करता है यहाँ पर, जो सहायता करता है वो पित्तरस अग्नाशी रस सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, जो कि पूछा गया है कि कौन सा स्त्राव प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट दोनों का पाचन करता है। विच सिक्रेशन डाइजेस्टिव बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए दिया गया आपका पित्त, पेप्सिन, अग्नाशय रस या फिर लार। तो इनमें से आपका जो अग्नाशय रस है ये प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट दोनों का पाचन करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, जो कि पूछा गया है NADH और FADH2 का ऑक्सीकरण किस प्रक्रिया के दौरान हुआ है। तो इसका जो ऑक्सीकरण हुआ है दोस्तों वो हुआ है इलेक्ट्रॉन परिवहन हाइड्रोजन इकाई के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन हाइड्रोजन इकाई के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 है, जो कि पूछा गया है कि तंत्रिका आवेग के चालन के लिए ऊर्जा का उपयोग कहाँ से किया जाता है। एनर्जी फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्स इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज, ATP या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट या RBC। ठीक है, तो तंत्रिका आवेग के चालन के लिए ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है ATP के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, ATP के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड। माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर स्टार्च। तो इनमें से मोनोसैकेराइड कौन सा है। मोनोसैकेराइड दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर आपके सही आंसर होंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, मोनोसैकेराइड कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है, जो कि पूछा गया है कि ग्लाइकोजन संस्करण संश्लेषण बढ़ाया जाता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज इंक्रीजेड बाय। ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि कार्टिसोन के द्वारा या इंसुलिन के द्वारा या फिर GH या फिर एपिनेफ्रिन के द्वारा। तो ग्लाइकोजन संश्लेषण जो बढ़ाया जाता है दोस्तों वो बढ़ाया जाता है इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा ये बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, जो कि पूछा गया है कि कार्बनिक उत्प्रेरक जो एंजाइम से जुड़े रहते हैं उनको क्या कहा जाता है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट अटैच टू एंजाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दिया गया प्रोत्साहक, ऑप्शन बी दिया गया है कि सहकारक कहते हैं यानी कोफैक्टर कहते हैं या प्रोमोटर कहते हैं, या फिर एपो एंजाइम कहते हैं या फिर एक्टिवेटर कहते हैं यानी कि कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक उत्प्रेरक जो एंजाइम से जुड़े रहते हैं उनको कहा जाता है क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक ही उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, ग्लाइकोलिसिस परिवर्तन है। ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, या ग्लूकोज से पार्विक अम्ल में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, या फिर ग्लूकोज से साइट्रिक अम्ल का परिवर्तन कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस परिवर्तन क्या है आखिरकार, तो ग्लाइकोलिसिस परिवर्तन जो है दोस्तों वो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का जो कन्वर्जन होता है उसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। सो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 58 क्वेश्चन का। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि वसा क्षारक का जल अपघटन क्या कहलाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैट एल्कली इज कॉल्ड। साबुनीकरण संख्या, साबुनीकरण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा क्षारक का जो जल अपघटन है वो कहलाता है साबुनीकरण। क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 जो कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनिवार्य एमिनो अम्ल होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल एमिनो एसिड। अब इसमें एसेंशियल अनिवार्य एमिनो अम्ल की पहचान करनी है। ये क्वेश्चन से दोस्तों बहुत ही कॉमन है और पूछा जाएगा इस बार, ध्यान रखेंगे। इसेंशियल एमिनो एसिड इनमें से कौन सा है? पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। यहाँ पर दिया गया टेट्रोफेन, वेलिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलिन। ठीक है, तो अब दूसरा ऑप्शन है आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, हिस्ट्रीडीन और मेथियोनिन। ठीक है, तो इनमें से अनिवार्य पूछा गया दोस्तों। इसमें समझ में नहीं आ रहा, अनिवार्य में तो जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, तो इसमें हो जाएगा आपका टेट्रोफेन, वेलिन, ल्यूसिन और फिनाइल एलिन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड है। सो आपके ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति हो सकती है। द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स में भी स्टेरॉइड, पेप्टाइड या फिर एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स या ऑल ऑफ एबव। तो हार्मोन्स का द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स इज, द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स में बी स्टेरॉइड, पेप्टाइड एंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि ये सभी हार्मोन्स की प्रकृति हो सकते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी टिक करेंगे आप। कौन सा एक कम शर्करा होने की शर्करा होती है? कौन सी एक कम होने की शर्करा? विच इज रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर, दोनों बात ध्यान रखिएगा। रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर कैसे पहचानेंगे आप? देखिए, रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग पहचानने के लिए आप ये जान लीजिए जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का पूर्ण रूप से सहयोग हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका रेड्यूसिंग शुगर। और जो जिसमें उपस्थिति हो लेकिन वो कार्य ना कर रहे हो वो कहलाएगा आपका नॉन रेड्यूसिंग शुगर, यानी उपस्थिति अनिवार्य। तो कौन सा एक इसमें से रेड्यूसिंग शुगर है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 62 में। ठीक है, तो रेड्यूसिंग शुगर जो है वो है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है वो क्या है? रेड्यूसिंग शुगर है आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर नॉन रेड्यूसिंग पूछा जाता तो यहाँ पर हो जाता ग्लूकोलिक अम्ल और यहाँ पर हो जाता सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये क्या है दोस्तों? ये आपका नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का जो है इंटरफेयर होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? सुक्रोज जो है वो एक प्रकार का नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया था, क्या पूछा गया था आपसे कि रेड्यूसिंग शुगर, तो रेड्यूसिंग शुगर आपका ग्लैक्टोज है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एडिटोकडन किस में होता है? टीआरएनए में, एमआरएनए में या आरआरएनए में या फिर डीएनए में? तो एडिकोडन जो होता है दोस्तों वो किस में होता है? एडिकोडन जो होता है वो टीएमआरएनए में होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है ऊरे मिलर के द्वारा या पोस्टायुट के द्वारा या कोहने के द्वारा या फिर बुचनर के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें एंजाइम शब्द जो दिया गया था वो कोहने के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है कोहने। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से एडीपी से एटीपी कितने अणु संश्लेषित होते हैं? हाउ मेनी टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी
आर सिंथेसाइज्ड बाई एडीपी बाय द ग्लाइकोलिसिस ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा। ग्लूकोज के अणु के ग्लाइकोलिसिस के मध्य में जो एडीपी हैं और एटीपी, इनके बीच में अणुओं का संश्लेषण जो होता है उसमें कितने अणु सम्मिलित होते हैं? 36, 38, 02 या 04। ठीक है, तो अब आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर। सो अभी एग्जैक्टली मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम हो पा रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेशन में देने का प्रयास करूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को पता है तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो कि पूछा गया, कौन सी रक्त वाहिका रक्त को पेट और आंतों से लीवर तक पहुंचाती है? Which blood vessels carry the blood from the stomach to internal liver? ठीक है, कौन सी रक्त वाहिका जो होती है वो रक्त को पेट और आंतों से लीवर तक पहुंचाती है? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ब्रिक शिरा, यकृत पोर्टल शिरा, यकृत शिरा या फिर धमनी शिरा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो यकृत पोर्टल शिरा होगा। यकृत पोर्टल शिरा रक्त वाहिका रक्त को पेट और आंतों से लीवर तक पहुंचाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है जो कि पूछा गया है, मनुष्यों में मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन इन ह्यूमंस इज। ऑप्शन ए दिया गया है मेथिलमाइन ऑक्साइड, या ऑप्शन बी दिया गया अमोनिया या यूरिक अम्ल या फिर यूरिया। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, यूरिया। ठीक है, मनुष्य में मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट होते हैं वो यूरिया होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 जो कि है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस? ओके, पहला ऑप्शन दिया गया एल्वेली ग्रसनी, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है स्वर यंत्र या फिर श्वास नली। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एल्वेओली। ठीक है, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो श्वसन तंत्र के एल्वेओली में गैसीय का विनिमय होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्राकृतिक प्रोटीन में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो प्राकृतिक प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 20। लगभग कितनी होती है? 20 होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जो कि पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट चयापचय के अंतिम उत्पाद हैं CO2 प्लस H2O, या फिर CO2 का प्लस पायरुविक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल या एसिटाइल को एंजाइम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है CO2 प्लस H2O। ओके, कार्बोहाइड्रेट चयापचय के यहाँ पर होना चाहिए चयापचय। ठीक है, चयापचय के अंतिम उत्पाद जो हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ओके, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 71 जो कि है कि मनुष्य के ऑक्सीजन में कितने अणु हीमोग्लोबिन से जुड़े होते हैं? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर अटैच विथ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पर 4। तो मनुष्य में ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वो कितने अणु हीमोग्लोबिन से जुड़े होते हैं दोस्तों? तो इसमें जो जुड़े होते हैं वो 4 अणु जुड़े होते हैं। कितने अणु? 4 अणु जुड़े होते हैं। सो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 71 क्वेश्चन का। 72 नंबर प्रश्न है, बिलिरुबिन तथा बिलिबार्डिन किसके विघटन द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों ये जो उत्पन्न होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, बिलिरुबिन तथा बिलिबार्डिन जो विघटित होते हैं वो हीमोग्लोबिन के द्वारा विघटित होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 73 है, टाइलिन पाया जाता है जठर रस में या फिर सक्कस एंटेरिक्स में या पित्त रस में?
या फिर लार में। तो टाइलिन जो पाया जाता है दोस्तों वो कहाँ पर पाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, टाइलिन जो पाया जाता है वो लार में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, लार में पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि जब ऑक्सीजन का आंशिक दबाव अधिक हो जाता है तब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो बंधुता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या बदलती ही नहीं है या शून्य हो जाती है। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन का आंशिक दबाव अधिक हो जाता है तब हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की बंधुता है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 जो कि पूछा गया है, बोमैन संपुट में रक्त निस्पंदन किसके द्वारा होता है। तो ये निस्पंदन जो होता है दोस्तों वो निस्पंदन दाब के कारण होता है। बोमेन संपुट में जो रक्त का स्पंदन होता है वो निस्पंदन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिल्ट्रेशन प्रेशर के द्वारा, जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द बोमेन संपुट टेक्स प्लेस ड्यू टू फिल्ट्रेशन प्रेशर। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 75 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आज मैंने बताया आपको ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लगभग प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आज इस मॉडल पेपर में हमने जो चूज किए थे वो 75 क्वेश्चंस चूज किए थे आपके मॉडल पेपर के तौर पर। कल की जो क्लास होगी दोस्तों जिसमें एक नया मॉडल पेपर मैं लेकर के आऊँगा जिसमें 100 क्वेश्चन चूज करूँगा और उसी में से आपके एग्जाम में सहायक करेंगे। लगभग आपके एग्जाम तक 3 से 4 मॉडल पेपर सॉल्व करा करके और प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी चर्चा कर देंगे ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से ही आपको मिलेंगे। ओके, इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के जो क्वेश्चन पेपर दिए गए विभिन्न यूनिवर्सिटी के ओल्ड पेपर उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियोज होगी सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, और वहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी के, केमिस्ट्री के ऑल सब्जेक्ट के आपको MCQ मिल जाएंगे। MCQ मोड में ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कराया गया है। इसके पहले भी मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वो मॉडल पेपर 2022 वाला भी आप तैयार कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ से भी आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो PDF नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है SP स्टडी पॉइंट। जो आपके चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। सो टेलीग्राम पर आप जा करके सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी पॉइंट, मिल जाएगा चैनल जहां से मुफ्त में आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप सबसे लास्ट में एक निवेदन करेंगे, जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सब वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।